नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के इंस्टीट्यूट चैनल पर। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ डिप्रेशन के ऊपर, तनाव के ऊपर। आखिर आज ये वीडियो बनाने का मन मेरा क्यों करा, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 14 जून 2020 इस दिन हमारे बीच से एक बहुत ही यंग अभिनेता, बहुत ही चार्मिंग सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हो गया। और देहांत की वजह सामने आई है ये डिप्रेशन, ये तनाव। ये तनाव एक शब्द देखने में एक शब्द लगता है, लेकिन इस एक शब्द ने उस व्यक्ति की ज़िंदगी तबाह कर दी, उस व्यक्ति की ज़िंदगी ले ली। और उसके जो परिवार है, उसके जो दोस्त हैं, उनसे उनका एक साथी, एक हमदर्द, एक परिवार का सदस्य छीन लिया। तो जानते हैं कि आखिर ये तनाव क्या है, तनाव क्यों होता है, क्या तरीके हैं कि हम तनाव से दूर रह सकते हैं, और क्या ये इतना भयंकर रूप ले सकता है कि इतनी कम एज वाले युवा को इस मुकाम पर ले आए कि उसे आत्महत्या करनी पड़े, उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। तो आखिर ये तनाव है क्या? तनाव मतलब आज मैं इतना परेशान हूँ, इतना दुखी हूँ, लग रहा है जैसे कि मेरे परिवार का कोई सदस्य ऐसा कदम उठाया है या उठा सकता है। 34 साल की एज कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती है। लग रहा है जैसे मेरा कोई बड़ा भाई या छोटा भाई है जिसने ये कदम उठाया। और रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अभी जो सामने आ रहा है तनाव की वजह से सुसाइड करना, जैसा कि अखबार और मीडिया बता रही है, तो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही झकझोर देने वाला है। और इस बात पर चर्चा होनी ही चाहिए। आज हमारा देश युवाओं का देश है, और अगर हमारे देश के युवा तनाव में आकर ये कदम उठाएंगे तो दोस्तों हमारा देश कहाँ जाएगा? हमारा देश कहाँ जाएगा? शायद हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, या हमें तनाव झेलने की आदत नहीं रही है। हम इतने मजबूत नहीं रहे, अब हम अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्या कारण है उनके, आज जानेंगे। तो आपसे विनती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये डिप्रेशन, तनाव होता क्या है। ये तनाव होता क्या है? सैडनेस, फीलिंग डाउन and having a loss of interest or pleasure in daily activities persistently and affect our lives substantially, then this condition may be depression। भाई, ऐसा नहीं है कि जो उदासी लोगों में नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा मनोबल टूटता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा किसी काम को करने का मन नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि जो हम रोज़ काम करते हैं उसमें हमारी खुशी कम हो जाती है। ये तो ज़िंदगी के साथ लगा रहता है। लेकिन अगर ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, लंबे समय से हमारे साथ ये चलता रहे, और ये चीज़ें हम पे हावी हो जाएं, सैडनेस, दुख, मनोबल टूटना, किसी काम में मन ना लगना, ठीक है, किसी से बात ना करना, या बात करना तो इरिटेशन होना, अगर ऐसा लगातार चल रहा है तो समझो कि दोस्तों आपको डिप्रेशन हो सकता है, या आप डिप्रेशन में हो और आपको ये चीज़ मालूम नहीं चली। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए अगर ये कंडीशन दिखती है आपको और ये लंबे समय से है, भाई अगर 2-3 दिन की बात है और फिर आप रिकवर हो गए, तो ये तो जो है नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना।
और कोशिश करनी चाहिए, अगर ये चीज़ें होती हैं तो 2-3 दिन में सही भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं सही हो पा रही भाई, बहुत से रीज़न है नहीं सही हो पाती, वो रीज़न हम बताएंगे आपको आगे। नहीं सही हो पाती हैं तो मतलब कि ये सोच लीजिए आप कि आप डिप्रेशन में हैं। कैसे बाहर निकलना है उससे, उसका रास्ता मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, लेकिन अभी आप डिप्रेशन में हैं अगर किसी के साथ ये सब परेशानियां हैं तो, लंबे समय से। अब लंबे समय की कोई परिभाषा तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इस सब परेशानी से जूझते हुए आपको 1 महीना 1.5 महीना, मेरे समझ से 1 महीने से ऊपर अगर हो गया है और डेली ये कंडीशन आपके साथ बनी हुई है, तो यू शुड बी अवेयर नाउ, आपको सावधान हो जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सिम्टम्स क्या हैं, मतलब हम कब पहचाने कि हम डिप्रेशन में हैं। वो सिम्टम्स क्या हैं कि हम कब पहचाने कि हम डिप्रेशन में हैं और हमें अब आगाह हो जाना है, या हमारे भाई जो डिप्रेशन में होता है वो तो अपना सुध-बुध, अपना मेंटल जो उसका स्ट्रेंथ है उसे वो खोने लगता है, वीकनेस होने लगती है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, मेंटल वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो वो तो अपने जो ये लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, उसको नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जो आपके साथ रह रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बात कर रहे हो, कॉन्टैक्ट है आपका, दे कैन आइडेंटिफाई कि हाँ कुछ चीज़ गलत है और हमें उसको सही करना है। तो वो सिम्टम्स क्या है देख लेते हैं दोस्तों। भाई अगर आपका मूड डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड मतलब आप परेशान रहते हैं, कुछ भी काम करते हैं आप परेशान रहते हैं, हमेशा उदास चेहरा, खुशी का मौका भी है तो भी आप उदास ही हैं, शादी का मौका है तो आप उदास हैं, ठीक है। कबीर सिंह देखी होगी ना, कबीर सिंह में जो है भाई की शादी होती है उसकी, लेकिन वो उदास रहता है क्योंकि वो उस टाइम डिप्रेशन में था, पिक्चर में दिखाया गया है साफ। तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। रिड्यूस्ड इंटरेस्ट और प्लेजर इन एक्टिविटीज़ वंस एन्जॉयड, जो एक्टिविटीज़ आप पसंद करते थे, लाइक क्रिकेट खेलना या मूवीज़ देखना, ठीक है ना, या फिर जब कुकिंग करना, या फिर जब बाहर टहलना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये आपकी अगर एक्टिविटीज़ पसंद कर रहे थे और आप उनको छोड़ दें, ठीक है ना, आपका उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चेंजेस इन एपेटाइट, आपकी भूख में चेंज होना, भूख ज़्यादा लगना या भूख कम लगना, ये भी सिम्टम है। अनइंटेंशनल वेट लॉस और गेन, भाई ये पहले वाले से रिलेटेड है, अगर ज़्यादा भूख लगेगी तो हमारा वेट गेन होगा और कम लगेगी तो हमारा वेट कम होगा, ठीक है। अगर अनइंटेंशनली हमारा वेट कम ज़्यादा हो रहा है तो भी मतलब हम चिंता में हैं, ठीक है ना। स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, ज़्यादा नींद आना या कम नींद आना। एगिटेशन, रेस्टलेसनेस एंड पेसिंग अप एंड डाउन, मतलब बेचैनी, मन में जो है बेचैनी, चलायमान मन, अभी ये कर रहा हूँ, 5 मिनट हुआ फिर दूसरा काम करने लगता हूँ, वो हुआ उसमें मन नहीं लगा फिर तीसरा शुरू कर दिया, मतलब अंदर हलचल है, मन के अंदर अगर हलचल है, कोई काम करने में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो वो भी कंडीशन किसकी होती है, डिप्रेशन की होती है। स्लोड मूवमेंट एंड स्पीच, हमारे बात करने या हमारे चाल में जो है थोड़ा ठहराव आ गया है, धीमापन आ गया है, ठीक है ना, हम अपनी बात सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे सही से, मतलब कि जो चलते हुए जो है गिर गए, ठीक है ना, तो भी क्या कहेंगे, सिम्टम्स ये डिप्रेशन के हैं। फटीग या लॉस ऑफ एनर्जी, हमें मतलब जो ऐसा लगना कि हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई है, या बेहोश हो जाना, ठीक है ना, इस टाइप जो कंडीशन ये वाली है ये भी कंडीशन डिप्रेशन की है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, मन में ये फीलिंग आना कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है समाज में, हमारा होना इस संसार में जो है वो कोई मतलब नहीं है, कोई वर्थ नहीं है उसका, अपने आप को गिल्टी मानना किसी चीज़ के लिए कि मैंने ये काम कर दिया तो मैं इस चीज़ के लिए गिल्टी हूँ कि मैंने क्यों करा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी पार्टी में गए और उस पार्टी में आपकी किसी से लड़ाई हो गई, चलो वहाँ तो आप हो सकता है कि गलती दूसरे बंदे की, लेकिन लड़ाई आपकी हो गई, आप घर पे वापस लौट के आए और आप गिल्टी फील कर रहे हो कि नहीं गलती मेरी थी, जबकि गलती मेरी थी, जबकि गलती आपकी नहीं थी, गलती दूसरे बंदे की थी, लेकिन गिल्टी आप फील कर रहे हो, आप उसे डेली सोच रहे हो, उस चीज़ को डेली सोच रहे हो कि मैंने क्यों करा ऐसा, क्यों करा ऐसा, क्यों करा ऐसा। तो ये जो फीलिंग होती है ये भी डिप्रेशन का ही एक सिम्टम है। डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग
कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन, अगर हम हमारा सोचने की क्षमता या हम ध्यान नहीं लगा पा रहे या फिर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सही से, तो ये भी क्या है, डिप्रेशन के ही सिम्टम्स हैं। ठीक है। रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड और अटैम्प्ट टू सुसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्सट्रीम केस है। अगर ऐसा केस बन जाए कि आपके माइंड में बार बार ये आए कि मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ, या आपने अटैम्प्ट किया सुसाइड का एक आध बार, ये एक्सट्रीम केस है। मतलब कि आप समझ जाइए, अब मैं बात कर रहा हूँ फैमिली मेम्बर्स के लिए, समझ जाइए कि जो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके जो आपका जो प्रिय है उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप आगाह हो जाइए इस चीज़ को लेकर। ठीक है ना। मतलब आपको अब काउंसलिंग करवानी है उस बंदे की, देयर इज़ अ नीड, आपको टाइम देना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सिम्टम्स थे। आगे देखते हैं अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। भाई ट्रीटमेंट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, जल्दी पहचानो और तभी प्रिवेंट करो इस चीज़ को। अगर, क्योंकि देखो ये कोई बुखार तो है नहीं, दवाई नहीं ख़त्म हो गया, ये कोई बीमारी कैंसर की तो है नहीं जो चलनी है लाइफ लॉन्ग, ये कोई बीमारी डायबिटीज़ की तो है नहीं जो आपको वंशानुगत मिली होगी। ठीक है, ये तो जो है हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारी सोच से जुड़ी हुई बीमारी है। डिप्रेशन जो है वो हमारी सोच, जो हम सोच रहे हैं उससे जुड़ी हुई बीमारी है। कोई ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जन्मजात है कि हम पैदा हुए और हमें ये हम लेके आए हैं साथ में। तो ये चीज़ जो है, अगर हम अपनी सोच को चेंज करते हैं, जल्दी इस चीज़ को पता लगाते हैं कि हाँ भाई अब जो है कंडीशन ख़राब होने लगी है, हम मतलब जो है मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, जब तक कि हम ये क्वेश्चन नहीं पूछना शुरू करेंगे अपने आप से, तब तक इस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है। और वैसे तो जो है भाई पहला तो मेथड हो गया, यूज़ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एंड एजुकेट फैमिली मेम्बर्स, जो फैमिली मेम्बर्स हो उनको बताया जाए। आज दोस्तों जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लाइफ फास्ट हो रही है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, खुल रही हैं, जॉब्स कर रहे हैं लोग, बच्चे, लेकिन ये चीज़ भी मानिए, ये डिप्रेशन की बीमारी भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है। हर साल हज़ारों यूथ जान देते हैं इसी डिप्रेशन की वजह से, और कितने ही सेलिब्रिटीज़ अपनी जान दे चुके हैं इस वजह से। ठीक है। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका रोल बढ़ जाता है इस चीज़ में। जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उनको मालूम है कि भाई मेरे बच्चा का बिहेवियर ये है और ये डिफरेंट हो रहा है, जो था उससे अलग हो रहा है, तो ही शुड बी अवेयर नाउ। अब उसको अवेयर हो जाना है। वो अवेयर कब होगा, जब हम बताएंगे ना उसको कि देखिए भाई ये सिम्टम्स अगर आपके बच्चे में हैं तो प्लीज़ काउंसल दैम, टाइम स्पेंड करो उनके साथ। ठीक है ना। तो इसलिए दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है कि जो है भाई आजकल थेरेपी आती है। ठीक है ना। साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपना वो चीज़ बात करते हैं, कुछ मेडिकेशंस दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं उन दवाइयों को, उससे भी जो है थोड़ा आराम लगता है। अगर वो हम दवाइयाँ टाइम पे लेते रहें तो उससे नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं आती, पॉजिटिव थॉट्स आती हैं। वो लोग बातचीत करते हैं, अच्छी मूवीज़ दिखाते हैं, अच्छे लोगों से मिलवाते हैं, अच्छे मोटिवेशनल बातें बताते हैं, तो उनसे उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, भाई पास्ट में क्या था, पास्ट में हमारी हैबिट्स क्या थी, किस किस चीज़ से हम परेशान थे, उन चीज़ों पे एक साइंटिफिक एनालिसिस होता है और फिर उस बेसिस पे एक रूटीन बनाया जाता है उस बंदे के लिए। ठीक है। दवाई के साथ साथ एक रूटीन दिया जाता है कि आपको इस टाइम ये करना है और इस टाइम ये करना है, इन लोगों से मिलना है, ये मूवीज़ देखनी है, ये बातें करनी है, ये गाने सुनने हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं और उससे इफ़ेक्ट पड़ता है अगर वो प्रॉपर्ली उस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट। चलो भाई, अब आता है कि आखिर ये डिप्रेशन होता क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि आखिर डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं, ये डिप्रेशन आया कहाँ से भाई। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कॉज तो इसका जो है, जो आज लाइफ हमारी इतनी फास्ट हो गई है, ठीक है ना, कि हर बंदा चाहता है कि मैं अंबानी बन जाऊँ, हर बंदा चाहता है कि मैं मार्क जुकरबर्ग बन जाऊँ, हर बंदा चाहता है कि जो मैं
मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा फ्लैट हो, 3 BHK 4 BHK 5 BHK, 1 करोड़ का पैकेज हो, ये हो फलाना हो, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ों से ही डिप्रेशन आया। मेरे पास ये गर्लफ्रेंड हो, मेरी शादी ऐसी लड़की से हो या ऐसे लड़के से हो, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब से ही आता है डिप्रेशन। तो देखते हैं भाई, पहला इशू क्या हो गया, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़। भाई फैमिली ही है जो डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है, और कहीं कहीं पर फैमिली है जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन में जाता है, खासकर बच्चे। आप देखते होंगे मतलब मिडिल क्लास फैमिली में इतनी गंदी होड़ मची हुई है आज कि बच्चा जैसे ही वो थोड़ी बड़ी क्लास में आता है, थोड़ी बड़ी का मतलब 5th 6th क्लास में आता है, तो पेरेंट्स में ये होड़ मची रहती है कि जब बच्चा आईआईटी में जाना चाहिए, आईआईटी या मेडिकल, ठीक है, तो तभी से ही वो कोचिंग लगा देंगे दुनिया भर की उसकी, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास दिलवा रहे हैं भाई, आजकल तो प्लेटफॉर्म भी इतने आ गए ऑनलाइन, और जो है उस पर इतना डाल दिया बर्डन की, जो यू शुड बी मल्टी टैलेंटेड, उसके मतलब जो है गेम्स भी खिला रहे हैं उसको, ट्यूशन्स भी लगे हुए हैं ऑनलाइन, और 1 to 1 भी लगा हुआ है ट्यूशन उसका, स्कूल भी जा रहा है, स्कूल का होमवर्क भी है, आजकल तो होमवर्क भी ऑनलाइन आते हैं। तो मतलब वो कंफ्यूज है, बच्चा कंफ्यूज है, बच्चे को जो है उनके पेरेंट्स चला रहे हैं, पेरेंट्स के जो डिज़ायर थे, उनकी जो इच्छाएं थी, वो बच्चों से पूरी करवाना चाह रहे हैं। तो उससे क्या होता है, अगर उन्होंने बच्चों को पहले बता दिया अपनी एक्सपेक्टेशन की जाए कि भाई हमें इतने परसेंट चाहिए, हमें चाहिए कि आप अच्छे इंजीनियर बने, हमें चाहिए कि आप अच्छे डॉक्टर बने, थोप दिया पहले। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो बच्चे के माइंड में केवल यही घूमता रहता है कि जे कि मेरे 90% आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे 95% आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं आते हैं, पहली बात तो वो पढ़ नहीं पाता, वो उदास ही रहता है। सपोज़ उसका माइंड लेवल उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि वो 95% गेन कर सके, उसका जो माइंड लेवल है वो किसी और एक्टिविटी में अच्छा चलता है। उस चीज़ को नहीं पहचानना, केवल क्या चीज़ देखनी है भाई, फलाने का लड़का था, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है, हमारा बच्चा अच्छा क्यों नहीं है। अरे भाई, भगवान की ये एक कृति है, भगवान ने बनाया है, सबको अलग चीज़ दी है, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हर बंदा डिफरेंट है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, सब में सेम क्वालिटीज़ नहीं हो सकती, उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ये चीज़ जानिए। लेकिन नहीं जाननी ना, थोपना है। और अगर कुछ अच्छा करता है तो फिर उसको मतलब सपने दिखाए जाते हैं बड़े बड़े, इतने बड़े कि जो अचीव भी नहीं हो सकते, और कम एज में। चलो, सपने दिखाना बुरी बात नहीं है, कलाम साहब भी कहते हैं कि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो पूरा कैसे करेंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए कहा कलाम साहब ने जो मैच्योर हो चुके हैं, जो सपनों को समझते हैं, सपनों का मतलब क्या होता है, और जो अचीव करना जानते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज अचीव करने के लिए, ये उनके लिए था, ठीक है ना। अब छोटा बच्चा 5th क्लास का 6th क्लास का बच्चा, चलो 10th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा, उसे क्या पता सपने क्या होते हैं, उसे क्या पता कि ये सपने अचीव कैसे करना है। भाई अभी तो वो 9th 10th क्लास में है, ही कांट नो। अभी उसे बस केवल इतना पता है कि मेरे पास ये बुक्स है, मुझे कवर करनी है, मुझे इस टाइम खेलने जाना है, मुझे टीवी में चीज़ देखनी है, मुझे रात में सोना है, सुबह उठ जाना है, टाइम से नाश्ता करना है, टाइम से खाना खाना है। अरे यहीं तक रहने दो, इससे आगे मत बढ़ने दो, ठीक है। टारगेट उतना दो जो अचीव हो जाए, वो मत दो कि जो अचीव ही ना हो, या पहले से पहले आप बहुत लंबे ख्वाब दिखा दें बच्चे को कि बेचारा बच्चा जो है ख्वाबों में दबा रह जाए, वो अपनी बात ना कह पाए, केवल आपकी बात जो आप बुलवाना चाह रहे हैं वही बोले जा रहा है, वही बोले जा रहा है, जो उसको बोलना है वो बोल ही नहीं पा रहा, ठीक है। लेट देम स्पीक, उनको बोलने दो, अपनी बात कहने दो, और उनकी बात को अप्रिशिएट करो। अगर वो किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट दैम, ठीक है। तो ये कॉजेज़ हैं, ये इशू हैं कुछ फैमिली से रिलेटेड। खाली ये तो मैंने बच्चों के बारे में बताया दोस्तों। भाई शादी के बाद एक बहू घर में आती है, भाई एक तो वो अपना घर छोड़ के आई है, ठीक है ना, वहाँ उसका जो कल्चर था, जो उसका रहन सहन था, तौर तरीके थे, वो डिफरेंट थे। फिर दूसरे घर में आ गई वो, एकदम नया। आप खुद सोचो,
भाई अगर आप घर छोड़ के कहीं पढ़ने जाते हो बाहर, हॉस्टल में रहते हो, क्या आप एकदम हो जाते हो एडजस्ट? घर की याद नहीं आती, फैमिली की याद नहीं आती, एकदम होते हो एडजस्ट? जब मैं गया था, ठीक है ना, 1 महीना कम से कम परेशान रहा था कि जो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कैसे हो जाएंगे एडजस्ट नई जगह पर, जहाँ पर हमने अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल बिता दिए हैं, और फिर शादी होने के बाद दोबारा एक नई जगह पे आ रहे हैं जो एकदम नई है, हम किसी को जानते नहीं हैं, कोई हमें नहीं जानता। वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि देखिए अगले दिन ही वो हमारी सारी बात जान जाए, हो जाए एडजस्ट। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारे हिंदू समाज में, हमारे भारतीय समाज में, ये जो सास बहू की परंपरा है, या फिर जो है शादी के बाद जो है बहू को ये करना है, बहू को वो करना है, बहू ऐसे रहे, बहू वैसे रहे, भाई इतनी गाइडलाइंस बना रखी हैं, शायद ही जो है जब रिक्रूटमेंट हो तो कंपनीज़ ने बना रखी होंगी। लगता है कि जो है कि जैसे एक कंपनी का सीईओ अपॉइंट करना है, वो लिस्ट तैयार कर रखी है पहले से पहले ही, ये बनना है, वो बनना है, इसकी इज़्ज़त करनी है, उसकी इज़्ज़त करनी है, नहीं करनी है, ऐसे नहीं चलती, ऐसे वो बोलती है, ऐसे करती है। अरे भाई ठहरो ठहरो, टाइम दो उसको भी, वो खुद सीख जाएगी। इतनी बड़ी हो गई है, अब तक सीखी है तो आगे भी सीख जाएगी कि ये कि हाँ अब यही मेरा घर है, यही मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और मुझे इनसे इस तरीके से रहना है इनके साथ। जब तक यू विल नॉट गिव हर टाइम, वो कैसे सीखेगी? और जो टाइम नहीं देता फिर क्या होता है आप जानते ही हैं भाई। कितने ही सुसाइड केस सुनने में आते हैं कि जो है कि भाई ये एक नई बहू आई और ये 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भाग गई, या फिर आत्महत्या कर ली, ठीक है ना, या परेशान है। तो सोचो कि परेशान क्यों हैं? हम लोगों की वजह से ही है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों की वजह से ही है। तो ये दूसरा एंगल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे मतलब जो फैमिली के साथ रिलेशन अगर आप खुद सोचेंगे ना अपनी फैमिली के अंदर, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो कुछ लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ और लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो उन पे हावी हो जाता है। तो डिप्रेशन क्या है कि जो थॉट हैं, नेगेटिव थॉट हैं, उनका हमारे ऊपर हावी होना और उस हावीपन से हमारा बाहर ना निकल पाना, दैट इज़ द स्टेज ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दूसरी बात है रिलेशनशिप। भाई आज तो जो है बहुत ही बड़ा ये कॉज हो गया है डिप्रेशन का, रिलेशनशिप। क्योंकि भाई जैसे जैसे टीवी और ये मोबाइल वगैरह, टिकटॉक, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सब पे जल्दी दोस्त बन जाते हैं, जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है ना, खासकर अपोजिट सेक्स के बीच में, लड़का लड़की के बीच में, ठीक है, जल्दी। और हमारा देश क्या है? हमारा देश है इमोशनल कंट्री। हमारे यहाँ इमोशनल लोग ज़्यादा मिलते हैं आपको, इमोशनली कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं। सामने वाला बंदा है वो कैसा है, उसका इंटेंशन क्या है, वो नहीं जानेंगे। हम उसको जज करते हैं अपनी निगाहों से, हम नहीं सोचते कि ये कि सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में, भाई वो किस इंटेंशन से हमारा फ्रेंड बना है, वो तो जान लो। हर चीज़ के दो पहलू लेके चलने चाहिए हमेशा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन हमारी आदत है कि हमें पॉजिटिव भी लेके चलना है। भाई इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? 1962 का वॉर चाइना के साथ। भाई नेहरू जी ने पंचशील प्रिंसिपल लगाया, चलो कहा भी कीजिए कि हम आपकी टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करने के, आप हमारी मत करना। चाइना ने हमला कर दिया, जब वो हमारे बॉर्डर क्रॉस कर दिए उसने, तो नेहरू जी ने सोचा कीजिए कि भाई कोई बात नहीं, चाइना ऐसा नहीं कर सकता, हम बात करेंगे, पीछे हो जाएगा। पीछे हुआ नहीं, अल्टीमेट क्या हुआ? वार हुआ। तो बातचीत करना सही है, मतलब ट्रस्ट करना सही है, लेकिन नेगेटिव पहलू भी हमें मालूम होना चाहिए। संबंधों का नेगेटिव पहलू भी हमें, नेगेटिव के लिए भी तैयार होना चाहिए। अगर हमने किसी से संबंध बनाया है तो सोचो कीजिए कि वो इतना प्रगाढ़ ना हो जाए कि जब वो टूटे तो हम टूट जाएं। आपको नहीं टूटना, संबंधों के टूटने के साथ आपको नहीं टूटना। भाई ज़िंदगी एक बार मिलती है, और केवल एक संबंध टूटने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व। खाली फैमिली मेम्बर्स से ज़िंदगी नहीं बनती। अरे बाहर निकल के देखो, सोसाइटी में कितने लोग हैं जो आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या आप उनसे हो सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हैं, आपके हेल्प के लिए वो वेट कर रहे हैं आपका। कितने गरीब बच्चे हैं, कितने गरीब लोग हैं जिनको आपके टैलेंट, आपके हुनर की नीड है,
जो टाइम वेस्ट आप एक रिलेशनशिप को संभालने में लगा रहे हो, अगर वो टाइम, उसका आधा टाइम भी अगर आप उन लोगों के साथ दे दो, तो आप देखना कीजिए कि आपके अंदर कितना पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा, पॉजिटिव मोटिवेशन। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन सारे अगर मैं डिस्कस करूँगा तो जो है बहुत टाइम लग जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट इज एजुकेशनल प्रॉब्लम। भाई वो मैंने आपको फैमिली वाले ने बताया था, ठीक है। यहाँ दोबारा करता हूँ डिस्कस किया, आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि जो है सपोज़ भाई मैं 12th क्लास में हूँ, ठीक है ना, और मैंने सोच लिया कि भाई मुझे तो आईआईटी क्रैक करना है, जेई मेंस एडवांस क्रैक करना है और आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए एनी हाउ। ठीक है, मैंने पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, ठीक है, और मैं चंद नंबरों से रह गया, नहीं हुआ एडमिशन मेरा। तो क्या मुझे टूट जाना चाहिए? क्या मैं सुसाइड कर लूँ? क्या मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँ? बताइए भाई। अगर एक एग्ज़ाम मतलब सपोज़ नहीं हुआ मेरा आईआईटी में सिलेक्शन, तो केवल आईआईटी ज़िंदगी है क्या? आनंद कुमार, आनंद कुमार को जानते हैं? सुपर 30 के जो फाउंडर हैं, आनंद कुमार का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। आनंद कुमार को कैम्ब्रिज से कॉल आई थी, बट वो नहीं नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो क्या वो मर गए? क्या उन्होंने कोई मुकाम हासिल नहीं करा? किया ना। तो क्या आप नहीं कर सकते? जब आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप केवल कुछ नंबरों से रह गए आईआईटी में लेने के लिए एडमिशन, तो आपके अंदर टैलेंट तो है। कुछ नंबर कम की वजह से, वो नंबर कम के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो है आप उस दिन परेशान हो सकता है कि जो है आपका दिन अच्छा ना हो, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। दोज फैक्टर्स कांट जज योर मेंटल लेवल, कांट दोज फैक्टर्स कांट जज योर इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखें। कोई एग्ज़ाम पास कर रहे हैं हम, उससे ये नहीं चलता पता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कोई भी नहीं बता सकता। बिल गेट्स महज 16 साल की उम्र में एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए थे, और शायद 23 साल की उम्र में तो वो सीईओ थे माइक्रोसॉफ्ट के। मार्क जुकरबर्ग कितनी कम एज में सीईओ बने हैं फेसबुक के। ये सब ड्रॉप आउट्स हैं कॉलेज के। और सुशांत सिंह राजपूत जिनकी हम बात ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इतने ब्राइट स्टूडेंट की जो है कि 11 एग्ज़ाम्स उन्होंने क्रैक किए, डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया, और 3 साल बाद छोड़ दिया। भाई तो कोई ड्रीम पहले रहा होगा, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा वो अपना जो उनका ड्रीम दोबारा बना दूसरा, उसको परस्यू किया। भाई ये तो बात सही है कि एक्टिंग उनका ड्रीम पहले नहीं रहा होगा, नहीं तो वो एग्ज़ाम नहीं देते इतना बड़ा। वो शुरू से ही 12th के बाद अपना एक्टिंग फील्ड में जाते। वो तो उनका ये जो पैशन है वो कॉलेज में आने के बाद आया ना, तो उन्होंने अपना छोड़ दिया बाद में कॉलेज, तो चेंज किया ना। और सपोज़ अगर उस टाइम पर वो फेल हो जाते तो तभी वो कर लेता आत्महत्या, तो नहीं होता एडमिशन किसी भी कॉलेज के अंदर, तभी कर लेना चाहिए था, हो सकता है तभी कर लेते, लेकिन तब उन्हें सक्सेस मिल गई थी। अब उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई। मतलब जो है जो भी उनकी रही हो भाई रीज़न कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो दोस्तों ये रीज़न नहीं होते कि हम इन चीज़ों को लेके डिप्रेशन में आए और सुसाइड कर लें, या कुछ ऐसा कदम उठा लें जो सही ना हो हमारे लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। भाई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया कि जो समाज में होता है भाई, जैसे माना कि हम लोअर कास्ट के हैं, जो कि हमारे देश में काफ़ी है, SC ST कैटेगरी का है, ठीक है, और वो जो है ऐसे मोहल्ले में रह रहा है जहाँ पे सभी बड़े ऊंचे मतलब समाज के लोग हैं, जो मानते हैं कि भाई ब्राह्मण हैं और जो वगैरह क्षत्रिय हैं, जो मानते हैं कि भाई ये हम SC ST के साथ खाना नहीं खाएंगे, या फिर ये तो ऐसे हैं और वैसे हैं। तो उन लोगों को अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, उनके अंदर हो जाता है। फिर वो स्कूल में जाते हैं या फिर कहीं अपने काम पर जाते हैं, वहाँ पर भी उनको वही ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी क्या होता है,
मतलब ये भी चीज़ें डिप्रेशन का कारण हो सकती हैं। तो ये चीज़ दूर कैसे होंगी? ये चीज़ तो दूर करने का तरीका सरकार के हाथ में है, और जो लोग रह रहे हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो सोचें कि ये कि आखिर भगवान ने जो है इंसान भेजा था, धरती पर इंसान भेजा था। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं भेजा था। जब इंसान की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पर वो नंगा आया था, ठीक है ना। और उसे मालूम नहीं था कि ये कि खाना कैसे है, मुझे आग कैसे जलानी है, लकड़ी का इस्तेमाल क्या होता है, गाड़ी का इस्तेमाल क्या होता है, घर कैसे बनता है, ये सब चीज़ें वो यहाँ पर आके सीखा। ब्राह्मणों ने नहीं सिखाया उसको। ये वर्गीकरण तो जो है हम लोगों ने, इंसानों ने किया कि भाई तू ब्राह्मण है और तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है और तू शूद्र है। ये जो बांटा गया है समाज, ये हम लोगों ने ही बांटा है, और उसको हम आज भुगत भी रहे हैं उस चीज़ को। तो हम जो देश के युवा हैं, हम इतना पढ़े हैं, लिखे हैं, हम ही लोग इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े काम किए हैं देश के युवाओं ने, सुसाइड नहीं किया। भगत सिंह ने सुसाइड नहीं किया था, ठीक है ना। राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, सुसाइड नहीं किया था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सावरकर, लोकमान्य तिलक, ये ऐसे महान लोग हैं, महान युवा, हमारे इंस्पिरेशन है ये। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरे ऐसे लोगों के हम मतलब जो है वंशज हैं, उस धरती पे रहते हैं और ऐसे काम करते हैं। परेशानी से डर, मतलब जो परेशानी है सामने हमारे, डर जाते हैं उससे। डरना नहीं है परेशानी से भाई, नहीं डरना। सोचो कि ये परेशानी आई क्यों है, उसका सामना कैसे कर सकते हैं, वो सोचना है। अगला है पर्सनल प्रॉब्लम्स। वो भी होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। भाई क्या है ये? भाई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, नहीं कर पा रहे एडजस्ट, और अलग भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। समाज अलाउ नहीं करता कि अलग हो जाए। तो क्या होगा? दोनों के बीच में मनमुटाव होगा, बोलचाल नहीं होगी। बाहर कर रहे हैं, एक्सप्रेस की जाएगी, सब ठीक है, एक बंद कमरे में दोनों के बीच में कुछ सही नहीं होता, तो अल्टीमेटली क्या होता है? डिप्रेशन, तनाव, ठीक है। और भी पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पर्सनल में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। भाई ये भी है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। भाई जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली पूरी अपनी, उसके बाद जो मेरी जॉब नहीं लगी, तो मैं मतलब 1 साल परेशान रहा, बहुत परेशान रहा कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी, जबकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, सब चीज़ था, मेरे अंदर क्या कमी है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, ठीक है। पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, अच्छे परसेंट भी आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन अल्टीमेटली जॉब नहीं लगी। तो उससे क्या हुआ? मैं डिप्रेशन में, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। माना हम जॉब कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, भाई बहुत सी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो एम्प्लॉयज़ को निकालेंगी भी, निकाल दिया होगा। बहुत से लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ होगा, वो वेट कर रहे होंगे मेरा प्रमोशन होगा। हो सकता है बोनस ना मिले इस महीने, इस बार मतलब इस साल, ठीक है। तो ये सब ये प्रॉब्लम्स हैं। अभी जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल वाले जो हैं, जो जॉब पाते हैं टीए की, टीए सीबीआईसी में, तो उनका प्रमोशन जो है वो 10 साल के बाद है पहला प्रमोशन, जबकि टीए एनसीबीटीटी वो 2-3 साल के बाद ही है। सेम पोस्ट है, सेम डिपार्टमेंट है, लेकिन प्रमोशन में डिले है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डिप्रेशन का। भाई हम क्यों, हमें क्यों 10 साल बाद मिल रहा है, उन्हें मिल रहा है 3 साल बाद, हम 10 साल तक एक पोस्ट पर हैं, इतने वो आगे बढ़ जाएंगे, जबकि सेम एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट इज़ हाई एक्सपेक्टेशन। हम इतना बड़ा सोच लें कि जब वो अचीव ना हो तो हम परेशान हो जाएं, हम टूट जाएं, ठीक है ना। मैं सोच लूँ कि भाई मुझे 1 साल में जो है यूट्यूब पर 1000 वीडियोस अपलोड करनी है, या मुझे यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर बनाने हैं 1 साल के अंदर।
नहीं बने, नहीं बने। क्या करा मैंने, सब बंद कर दिया। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं परेशान हो गया भाई। 1 साल मैंने मेहनत करी, कुछ भी नहीं हुआ। हज़ार भी सब्सक्राइबर नहीं हुए, व्यूज़ नहीं आते, ये नहीं आते। इतनी मेहनत करता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ, फ्री में वीडियो बनाता हूँ, फिर भी कोई नहीं देखता। और अल्टीमेटली 1 महीने 2 महीने परेशान रहा, अल्टीमेटली डिप्रेशन में आ गया। और हाथों हाथ मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, विज़िट कर रहा हूँ, दूसरों की वीडियोस देख रहा हूँ, उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो और परेशान हो रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने क्यों करी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन। मैं सोचता कि भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ से कुछ पैसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे बस इस पर अपलोड करना है वीडियो। कोई देखता है देखे, नहीं देखता ना देखे, मेरा पैशन है पढ़ाना और मैं पढ़ाऊँगा। अगर मैं ये सोच के अपलोड करूँ तो क्या 1 साल बाद मुझे डिप्रेशन होगा? नहीं होने का। अगर 10 व्यूज़ भी आ रहे होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अरे कम से कम मेरा वीडियो 10 लोगों ने देखा, उनको अच्छा लगा तो वीडियो देखा 10 लोगों ने। ठीक है, तो ये चीज़ें, इन सब चीज़ों से आता है क्या? डिप्रेशन। तो देखते हैं आगे। तो भाई ये सब बातें मैंने बताई आपको, इन सब चीज़ों से डिप्रेशन आता है। ठीक है, इनसे बचना ज़रूरी है। कैसे बचें? भाई पहली बात तो ये, मेरी बात सुनना ध्यान से। पहली बात तो ये कि जो है आप अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग रहिए कि डिप्रेशन वगैरह ये आपको आए ना। मैंने पूरी वीडियो में समझाया भी है कि जो आप जो अपने रिलेशन बनाएं, संबंध किसी से स्थापित करते हैं, तो उनको बहुत सीरियसली नहीं लेना। ठीक है, अगर कोई आपको छोड़ता भी है या किसी आपके अपने की डेथ हो भी जाती है, तो ऐसा नहीं कि आप सोचें कि ये मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें इस चीज़ को लेकर। आपको आगे बढ़ना है। मेरे एक सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं भाई, जब वो मतलब यंग एज में थे, लगभग मान लो कि जब कॉलेज में थे, तो उनका एक बड़ा भाई था, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, 2 भाई थे, वो डेथ हो गई। उन सर की शादी हुई तो शादी सक्सेसफुल नहीं हुई और वाइफ चली गई। ठीक है, फिर कुछ साल के बाद उनकी मदर की डेथ हो गई, तो अब घर में बचे केवल 2 मेंबर, एक फादर और एक मेरे सर। ठीक है, फादर भी बीमार रहते हैं, रिटायर्ड हैं वैसे, बीमार रहते हैं, और सर स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे गंदे फेज़ उनकी लाइफ में आए, और आसपास के मोहल्ले वाले वो इतना उनको पसंद नहीं करते, नो मैटर कि क्या वजह है। लेकिन तो क्या वो अपने आप को मार लें? क्यों भाई? और वो इतने जिंदा दिल हैं, इतने हंसमुख हैं कि अगर आप उनसे मिलेंगे तो मतलब मज़ा आ जाता है बात करके उनसे। लगता है कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव इंसान तो कोई है नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। आपको याद है केदारनाथ में बाढ़ आई थी? केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो जब पूरे के पूरे परिवार उसमें ख़त्म हो गए थे, पूरे का पूरा परिवार। ऐसे ही मेरा एक जानने वाला है, एक लड़का, केवल वो घर पे रहा था, उसकी पूरी फैमिली में मदर फादर और उसकी सिस्टर, वो गए थे केदारनाथ घूमने के लिए, और उस बाढ़ में तीनों ख़त्म हो गए, वो केवल लड़का रह गया। उस टाइम पे उसकी एज महज 20 साल के आसपास थी। अच्छे करोड़पति, मतलब अच्छी फैमिली थी, घर में कौन रह गया? केवल एक मेंबर, वो लड़का। चाहता तो वो भी सुसाइड कर सकता था, लेकिन आज वो अपने शहर का एक नामी बिजनेसमैन है। 20 साल की उम्र से स्टार्ट किया उसने, और वो आज वो एक नामी बिजनेसमैन है अपने शहर। तो उसने भी तो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा की होगी भाई। कैसे की होगी? दोस्तों ढूंढो, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं। मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, तो मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे, उनके लाइफ में आसपास लोग इतने रहे होंगे जिनसे वो इंस्पायर हो सकते थे। ठीक है, लेकिन वो नहीं हुए।
तो ऐसे स्टेप नहीं उठाने। आसपास लोगों को देखकर हमें शांति मिलती है। अगर कभी भी दिक्कत है ना, आपको लगता है कि जो है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो माइंड में सोचना कि मुझसे ज़्यादा परेशान कौन हो सकता है। जैसे वो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे, वो गरीब परिवार जिनको सुबह खाना मिल गया, शाम का पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो परिवार जो बरसात हो रही है और फुटपाथ पे सो उनको वो फुटपाथ पे सोते हैं, उनसे अच्छे हैं हम। लेकिन हम उन्हें उन्हें कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्या कभी सोचा इस बारे में? क्या वो भगवान की बनाई हुई रचना नहीं है? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता उनके प्रति? बनता है ना। अगर हम अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ छोटी मोटी चीज़ में ख़त्म कर देंगे तो उनकी कैसे करेंगे हेल्प? हो सकता है कल को आप ही अंबानी के साथ खड़े हो सकता है कल आप ही जो है नरेंद्र मोदी हो सकता है कल आप ही जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े टीचर, बहुत बड़े क्रिकेटर, बहुत बड़े एक्टर हों, और आपके पास इतना पैसा हो कि आप तैयार हो उन लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अगर आप मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, तो क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? समय दो अपने आप को। भाई किसी ने कहा है समय हर मर्ज़ की दवा होती है। जब आपको लगे कि परेशानी आपके पास आई है और आपके पास उसका हल नहीं है, तो छोड़ दो उस बारे में सोचना, कोई और बारे में सोचो और उस बीमारी को टाइम पर छोड़ दो। टाइम अपने आप सही कर देगा उसको, समय उसको अपने आप ही सही कर देगा। ठीक है। और अगर आपको लड़ना है तो जो लड़ने के लिए हिम्मत बनाओ कि हाँ मुझे तो उस चीज़ से फ़ाइट करनी है, एनी हाउ मुझे फ़ाइट करनी है, हारना नहीं है। और अगर हारूंगा तो उस प्रॉब्लम का वर्स्ट केस सोच लो कि देखिए वर्स्ट केस क्या हो सकता है, उस वर्स्ट केस में क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, कैन आई सर्वाइव व्हेन दैट वर्स्ट केस विल कम। अगर आप कर सकते हैं देन यू आर द विनर। अगर आप उस वर्स्ट केस में सर्वाइव कर सकते हैं तो आप जीत पाओगे। मेरी जॉब नहीं लगी थी 1 साल, तो मैंने सोच लिया कि ये मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी बच्चों को, क्योंकि सबसे आसान काम होता है। अगर आप अच्छे पढ़ाई लिखाई, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो और आपको इनकम करनी है तो आप ट्यूशन पढ़ाइए। मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को और फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए, मेरा सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, बच्चे ही पढ़ाए मैंने। ठीक है। मैंने वर्स्ट के सोचा कि आखिर क्या होगा, सपोज़ मेरी जॉब नहीं लगी, आखिर क्या होगा, मुझे सर्वाइव होने के लिए कितने पैसे चाहिए। मैंने सोचा भाई मुझे 2 वक्त की रोटी खुद खानी है, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, मुझे 2 वक्त की रोटी खुद खानी है और अपनी माँ को खिलानी है, तो मुझे कितने पैसे चाहिए। मैंने सोचा उस टाइम पर, आज से ये बात है, आज से 7 साल पहले सोचा मैंने। जब सोचा मैंने तो क्या आंसर आया कि भाई 5,000 बहुत है। अगर मेरा अपना घर है तो 5,000 इज़ सफिशिएंट टू सर्वाइव। तो मैंने केवल ट्यूशन सर्च किए कि क्या मैं 5,000 कमा पा रहा हूँ। दोस्तों यकीन करेंगे आपकी, यकीन नहीं करेंगे कि 2 महीने के अंदर मुझे इतने बच्चे मिल गए थे कि मेरी अर्निंग 5,000 होने लगी थी हर महीने। मैं संतुष्ट, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। संतुष्ट का मतलब एक संतुष्ट होता है कि बस मैं वहाँ रुक गया, मैं वहाँ नहीं रुका, मतलब मेरे अंदर एक बूस्ट, एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई मैं अब ज़िंदा रह सकता हूँ और अपनी माँ को ज़िंदा रख सकता हूँ। अब मुझे इससे आगे बढ़ना, एक लिमिट पहुँच गया मैं, अब मुझे इससे आगे बढ़ना। तो मैं उससे आगे बढ़ा, उससे आगे बढ़ा, उससे आगे बढ़ा, और जिस मुकाम पे मैं आज हूँ, मैं आज ऐसे मुकाम पर हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी फैमिली है, ठीक है, बच्चे भी हैं और मदर भी खुश है। अब मुझे इससे आगे बढ़ना है। लेकिन आज मैं जिस जगह पर हूँ मुझे ये पता है कि मुझे लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं आनी। अब मुझे जो करना है वो मुझे करना है दूसरे के लिए, मुझे लाइफ में अचीव करना है दूसरों के लिए। जो मैंने कमाया, जो मैंने अर्न किया अपना स्टडीज़ में, पढ़ाई लिखाई में, वो मैं कैसे दूसरों को दे सकता हूँ, मुझे उस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों
आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा टैलेंट होगा ज़रूर जो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ इन्वेस्ट करो, अपना टाइम वहाँ दो, परेशान मत हो। रिक्वेस्ट है आपसे, परेशान नहीं होना, परेशानी से लड़ना है, दूर भगाना है उसको। और दूर कैसे भगाना है? अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढो जो हमसे भी ज़्यादा परेशान है, हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। भाई एक झोपड़ी में रहने वाला, एक गरीब परिवार भी खुश रहता है। कभी उनके बच्चे देखे हैं भाई बिना कपड़े के भी बाहर घूमते रहते हैं तो हंसते रहते हैं, ठीक है ना? पता नहीं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं नहीं पता, लेकिन चेहरे पर स्माइल रहती है। उनको अगर एक छोटी चीज़ भी मिल जाए तो भी वो खुश हो जाते हैं। एक महलों में रहने वाला बच्चा भी है जिसके पास सब चीज़ ऐशो आराम है, तो भी वो खुश नहीं है। तो कहीं तो डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझना पड़ेगा, वो डिफरेंस समझना पड़ेगा। आज इस देश को युवा की ज़रूरत है, आज इस देश को आप लोगों की, हम लोगों की ज़रूरत है। हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, और वो आगे तभी बढ़ेगा जब हम ऐसे स्टेप नहीं लेंगे। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ब्रूक डेविस की अच्छी लाइन है, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। समटाइम्स लाइफ विल किक यू अराउंड, बट सूनर और लेटर यू रियलाइज you are not just a survivor, you are a warrior, and you are stronger than anything life throws your way. कभी लाइफ आपको किक मारेगी, लेकिन जल्दी या बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि आप उससे बचे नहीं हो, आप लड़े हो उस किक से, आप स्ट्रांग हुए हो, ठीक है ना? आप इतने स्ट्रांग हुए हो कि आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो। आपको स्ट्रांग बनना है दोस्तों। इस समय देश संकट में है, कोरोना वायरस, ठीक है ना, इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये संकट है इस समय देश के ऊपर। और ऐसे स्टेप्स, हताशा, ये देश को और पीछे ले जाएगी। दोस्तों, इनोवेशन चाहिए, हम लेके आएंगे, आप लेके आएंगे। वो चीज़ सोचनी जिससे देश आगे बढ़े, हमारे भाई बहन, हम लोगों को काम मिले, हम आगे बढ़ें। डिमांड कैसे बूस्ट हो, इकनॉमी कैसे आगे बढ़े, हम जिससे कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको एक अच्छा भारत मिले, अच्छा देश मिले, वो हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ स्टे सेफ और बी स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ आज, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत।